हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन खरीदना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की अध्याय क्रमांक 3 की, जिसमें पिछली जो क्लास थी उसमें हमने ये जाना था कि भैया पीरियोडिक टेबल को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, या फिर तत्वों के वर्गीकरण की क्या जरूरत पड़ी। एक ही टोकनी में सारे तत्व रखे रहते। बात समझ में आ रही है? तो वो सारी चीजों को पिछली कक्षा में हमने जाना था। अब यदि हमने ये जाना था कि वर्गीकरण हमारे लिए बड़ा जरूरी है सारे तत्वों का, तो आज की जो क्लास है उसमें हम वही जानेंगे कि जो वर्गीकरण है इसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन से मुख्य किरदार और कलाकार थे जिन्होंने तत्वों की वर्गीकरण की जो कहानी है वो लिखी, और कैसे हमें जो है ये वाली जो आवर्त सारणी आप देख रहे हो, जिसको आप लोग कहते हो आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये कैसे मिला। बात समझ में आ रही है? तो आज की जो क्लास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हालांकि आज की जो क्लास है उसमें सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, तो भैया हम आवर्त सारणी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, यानी कि हम शुरुआत पढ़ेंगे। आज हम इसका सिर्फ क्या देखने वाले हैं, आदि देखने वाले हैं। इसका जो अंत यानी कि आपका क्या होगा, एंडिंग पार्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हम इसके बाद वाली क्लास में देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, दो चीजों को आज मुख्यतः हम कवर करने वाले हैं। पहले है डोबेराइनर के ट्रिक। बिल्कुल सही सुना, इस टॉपिक को आज अपन लपेटे में लेंगे और पूरा निपटाएंगे बढ़िया तरीके से। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड के अष्टक, यानी कि उससे थोड़ा अपडेट, डोबेराइनर के ट्रिक से थोड़ा सा अपडेट, एक वर्गीकरण है किसका, तत्वों का। बात समझ में आ रही है? तो ये जो क्लास है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो चीजें, डोबेराइनर का ट्रिक और न्यूलैंड के अष्टक। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, कभी कभी यहां से बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है कि कक्षा 10वीं में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। बात समझ में आ रही है? शुरुआत करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं भैया आगे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि भैया यदि बहुत सारे तत्व हो जाएंगे, लगभग 118 के आसपास तत्व हैं, सोच लो, इतने तो पता चले हैं, और ऐसे ना जाने कितने ऐसे तत्व होंगे जो अभी भी इस यूनिवर्स में और इस प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। ये जो 118 तत्व हैं इनको अरेंज करना बहुत जरूरी है। बट सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे पास स्टार्टिंग से 118 तत्व थे? नहीं हो सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। बात समझ में आ रही है? अभी हम कब किसकी बात कर रहे हैं भैया? 2022 की बात कर रहे हैं। और जो मॉडर्न आपकी केमिस्ट्री है जिसको अभी हम लोग पढ़ा करते हैं, राइट, उसकी उत्पत्ति कब से हुई है? 1750 के आसपास से, या और थोड़ा अपन यदि प्रिसाइज हो जाए तो भैया 17। ये लो, तो क्या इसके पहले ये तत्व नहीं पाए जाते थे? बिल्कुल पाए जाते थे, बट किसी ने उसको क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं समझी। मतलब ये कि 1700 के भी पहले दुनिया हुआ करती थी। बात समझ में आ रही है? तो 1700, अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। 1700 के पहले भी बहुत सारे जो तत्व थे वो हमारे जीवन का हिस्सा था, पर हमने उसको सिलेबस में काउंट नहीं किया था, क्योंकि उस समय की जो पढ़ाई है वो डिफरेंट हुआ करती थी। आप याद करो कि 1700 के पहले या बाद में जितने युद्ध हुए उन सब में लोहे की तलवारें उपयोग किया करती थी। आप याद करो कि भैया कैसे जो है कॉपर के एक डिब्बे में विद्युत अपघटन किया जाता था। आप याद करो कि कैसे सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे इसके भी पहले। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि 1700 के पहले केमिस्ट्री तो थी, सिलेबस पे नहीं थी, क्योंकि उस समय का जो सिलेबस हुआ करता था वो अलग प्रकार का हुआ करता था। ऐसी बहुत सारी चीजों को आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो अब जब केमिस्ट्री जो है किस तरीके से चले गई, केमिस्ट्री जो है एक अलग जब रूप धारण करने लगी, बात समझ में आ रही है, तब हमें जरूरत पड़ी कि जो भी तत्व हमारे सामने दिए हुए हैं हमें उनको क्लासिफाई यानी कि वर्गीकृत करने की जरूरत है, और साथ में हमें उन्हें अरेंज करने की जरूरत है, ताकि हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है उसको बढ़िया तरीके से क्या कर सके भैया, पढ़ सके। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी की शुरुआत की किसने? ये जो हमारे अंकल थे। बात समझ में आ रही है? किन्होंने इस कहानी की शुरुआत की? तो भैया डोबेराइनर, जॉन डोबेराइनर। डोबेराइनर कह रहे हो, डाबेराइनर कह रहे हो। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारे डोबेराइनर अंकल है ना, इन्होंने कुछ कहा था, और क्या कहा था और कब कहा था? तो भैया इन्होंने 1820 के बाद, एग्जैक्टली मेरे को डेट याद नहीं है, अपन लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बट 1820
या मेरे ख्याल से 1829 के आसपास, अपने पास लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा, हाँ 1829 के आसपास, सॉरी मिस्टेकन। तो उन्होंने 1829 के आसपास, आप सोचो 1829 के आसपास उन्होंने कहानी दी किसके बारे में? त्रिक के बारे में। अब ध्यान से देखना, उस टाइम पर पूरे 118 तत्वों के बारे में जानकारी हमें नहीं थी। जितने भी तत्वों के बारे में जानकारी थी उनको इन्होंने क्या किया? तत्वों को जमाया। तत्वों को इन्होंने क्या किया? जमाना शुरू किया। अब भाई एक बात बताओ, तत्वों को जमाओगे तो कैसे जमाओगे? आप एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को जब अरेंज करते हो तो कैसे करते हो? क्लास वाइज। आपने देखा कि भैया कक्षा 10वीं वाले एक तरफ खड़े हो जाओ, आपने देखा कि कक्षा 8वीं वाले एक तरफ खड़े हो जाओ, आपने देखा कि ये कक्षा 11वीं वाले हैं जिनको पढ़ाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर कक्षा 12वीं वाले हैं जिनके बोर्ड्स की परीक्षाएं आ गई हैं। बात समझ में आ रही है? इनको अलग जमा कर दो। कुछ इसी तरीके का जो जमावड़ा होता है, कुछ इसी प्रकार का जो वर्गीकरण होता है, वो हमारी जिंदगी में अलग अलग चीजों में हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि त्रिक बनाकर हमारे जो डोबेराइनर चचा थे, राइट, उन्होंने तत्वों को जमाना शुरू किया। उन्होंने तत्वों को जमाना शुरू किया, और जिस तरीके से उन्होंने तत्वों को जमाया, हमने कहा भैया डोबेराइनर के त्रिक। हमने क्या कहा? तो हमने कहा डोबेराइनर के त्रिक। इन इंग्लिश वी मस्ट कॉल इट डोबेराइनर्स ट्रायड। क्या बोलेंगे? डोबेराइनर्स ट्रायड। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने कहा कि डोबेराइनर की त्रिक। अब सवाल पैदा होता है कि ये है क्या, राइट? तो देखो भैया, कभी कभी इधर से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, अब उसको अपने को समझने की जरूरत है। बोलो यस सर, आराम से निपटाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखो लिथियम के बारे में जानते हो? बिल्कुल जानते हो। लिथियम क्या है? तो अभी तो हम सब लोगों ने कक्षा 9वीं में, कक्षा 10वीं में जो है बहुत सारे तत्वों के बारे में पढ़ लिया है। पीरियोडिक टेबल को हम कक्षा 8वीं से देखना शुरू कर देते हैं, राइट? तो हम जानते हैं कि जो लिथियम है वो एक प्रकार की धातु है। कुछ ऐसे ही अपना सोडियम और पोटेशियम जो है, ये सब क्या है? धातु है। तो इन सारे धातुओं को हमारे जो डोबेराइनर थे, इन सारी धातुओं को हमारे जो डोबेराइनर या डोबेनाइनर थे, उन्होंने क्या किया? एक समूह में रखा। ऐसा क्यों किया वो भी बताता हूं। अब क्या हुआ, इनको पता चला कि भैया कुछ धातुएं अपने पास में हैं, इन कुछ धातुओं में एक चीज बड़ी कॉमन है। अपन एक दिमाग यदि लगाएं या एक फॉर्मूला यदि बनाए तो इन सारी धातुओं को एक साथ रख सकते हैं। फिर देखो बेटा, ये देखो, ये भी सारी की सारी क्या है भैया? धातुएं हैं। तो इन्होंने फिर दिमाग लगाया, पर यदि आप बात करेंगे इन सब की, तो ये कैसी हैं? आपकी अधातुएं। तो मुझे ऐसा लगता है 1829 में जब ये अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे होंगे, जब ये जो है क्या कर रहे होंगे भैया? रिसर्च कर रहे होंगे इस बात पे कि कैसे अपने को त्रिक बनाना है। त्रिक का मतलब क्या होता है? तीन का जोड़ा है यार, तीन का जोड़ा। त्रिक क्या होता है? सुनो, कछु भयंकर है ही नहीं, पर यहां से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चंस। इसलिए अपने को बढ़िया से इसको क्या करना है? पढ़ना है। भैया त्रिक क्या होता है? तीन तीन का जोड़ा, तीन तीन का जोड़ा। और थोड़ा इसको अपन इंटरेस्टिंग बनाएगा, बात समझ में आ रही है? इसको अपन कह सकते हैं थ्री इडियट्स, बट इन अ पॉजिटिव मैनर। बात समझ में आ गई? तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? थ्री इडियट्स। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने जो है वो बनाया तीन तीन का जोड़ा। इन्होंने कौन सी चीज की? इन्होंने बनाया बाबूजी तीन तीन का जोड़ा। क्यों बनाया? बड़े ध्यान से देखिएगा। इन्होंने पहला जोड़ा ये बनाया कि भैया एक समूह बनाऊंगा जिसमें तीन तत्व होंगे, जिसमें एक समूह बनाऊंगा। अच्छा, एक समूह बनाऊंगा जिसमें क्या होंगे भैया? तीन तत्व होंगे। तो ये तो समझ में आ गया, त्रिक का मतलब तीन तत्वों का समूह। त्रिक का मतलब क्या होता है? तीन तीन का जोड़ा। या यदि आपसे कोई पूछे कि त्रिक क्या होता है, तो सीधे बोलो भैया सुनो, हिंदी में सुनो। मैं कह रहा हूं त्रिक का मतलब होता है तीन। मैं क्या कह रहा हूं? त्रिक का मतलब होता है तीन। बात समझ में आ रही है? तत्वों का समूह। अब आपको लग रहा है सर इतना इजी है तो अपन कॉमन सेंस में निपटा देते हैं। बिल्कुल बेटा, अपन कॉमन सेंस में पूरा गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं त्रिक का मतलब क्या है? तीन तत्वों का समूह। त्रिक का मतलब क्या है? तीन तत्वों का समूह। अब आप बोलोगे सर कोई भी तीन तत्व, तो इतना दिमाग फिर डोबेराइनर ने लगाया।
उन्होंने कहा कि यार कोई भी 3 तत्व नहीं होंगे, पर हाँ ये कंफर्म है कि जब भी हम बात किसकी करेंगे, त्रिक की, इसका मतलब क्या होगा, 3 तत्वों का समूह। बोलो यस सर। सबसे पहले त्रिक की डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखो। त्रिक का मतलब क्या होगा, 3 तत्वों का समूह। पहली बात लिखा, पक्का, मजेदार, शानदार, धमाकेदार, बहुत बढ़िया। चलो मैं कह रहा हूं त्रिक का मतलब क्या होगा, 3 तत्वों का समूह। बोलो यस सर। अब वो जो 3 तत्व हैं, राइट, वो कैसे होने चाहिए, समान गुणधर्म के होने चाहिए। वो जो 3 तत्व है ना बाबूजी, वो कैसे होने चाहिए, समान गुणधर्म के होने चाहिए। मतलब भैया कि यदि पहला आपका धातु है तो दूसरा भी आपका धातु होना चाहिए और तीसरा भी आपका धातु होना चाहिए। यदि आपका पहला अधातु है, बात समझ में आई, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, अधातु, और तीसरा भी क्या होना चाहिए, अधातु। बात समझ में आ रही है। तो 3 का जोड़ा तो रहेगा, पर तीनों तत्वों के जो गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे, एक समान होंगे। बात समझ में आई, बोलो यस सर। और यदि नहीं आई है देन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आपका जो भी डाउट है उसे रख दीजिए, क्योंकि अपन सारे डाउट्स को निपटाएंगे, तगड़े से निपटाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि भैया परीक्षा में ना सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने, अब टारगेट बना लो, टॉप करना है। बात समझ में आई। और टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीप में पूरी समझ के साथ हर एक टॉपिक को अपने दिमाग में और कॉपी में क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखो, तो ये बात तो समझ में आ गई कि भैया त्रिक का मतलब होता है 3 तत्वों का समूह। आपने कहा ओके सर। फिर आपने ये भी कहा कि सर वो जो 3 का समूह आप बनाओगे ना, उनके गुणधर्म एक समान होने चाहिए, तो उसको भी अपन जोड़ देते हैं। 3 एक समान। मैं क्या लिख रहा हूं भैया, इसको अपडेट करो। पूरा का पूरा खेल किसका है, अपडेट करने का है। मैं कह रहा हूं 3 एक समान तत्वों का समूह। आपने कहा ओके सर। अब आपको लग रहा होगा सर लिथियम के साथ काहे सोडियम रखे हो, स्ट्रोंशियम, बैरियम या कैल्शियम भी तो रख सकते थे। आप कहोगे सर ये सोडियम को हटा देते हैं, कैल्शियम डाल देते हैं, या तो आप कहोगे सर पोटेशियम हटा देते हैं, स्ट्रोंशियम या बैरियम डाल देते हैं। क्योंकि आपके हिसाब से त्रिक क्या है भाई, 3 तत्वों का समूह है और कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। तो आप तो यही बोलोगे ना कि सर ये भी धातु वो भी धातु। 6 धातुएं अपने पास हैं, 6 धातुएं अपने पास है, कोई भी 3 का जोड़ा बना दो, क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है। तो यहीं से जो है त्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है कि भैया त्रिक एक समान 3 धातुओं का समूह तो होगा, पर कैसा समूह होगा उसके अंदर छुपा हुआ है एक रहस्य। और कैसा रहस्य, बड़े ध्यान से देखिएगा, अपन एक जादू देखते हैं, ठीक है। चलो त्रिक का मतलब समझ में आया, बोलो यस सर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप क्या समझना चाह रहे हो, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। त्रिक का मतलब होगा भैया 3 एक समान, मैं कह रहा हूं 3 एक समान तत्वों का जो समूह होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइड्स, यानी कि आपका त्रिक। ये बात समझ में आ गई, पक्का, ठीक। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, अरे ध्यान से देखिए सॉरी, मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या आपको यहां पर 3 तत्व दिख रहे हैं, बोलो यस सर। अब क्या है, डोबेराइनर बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि धातु धातु को एक साथ लिख देंगे, वो भी धातु ये भी धातु, मर्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने दिमाग दिया कि अपन एक ऐसा जुगाड़ बनाए या फॉर्मूला बनाए, और वो फॉर्मूला क्या था उसको ध्यान से देखने की अपन कोशिश करते हैं। अपन भैया, क्योंकि आपको पता है अपन प्रैक्टिस करते हैं इसलिए अपन बड़े इंटेलिजेंट है, बोलो यस सर। अपन प्रैक्टिस करते हैं यार इसलिए अपन बड़े कैसे इंटेलिजेंट है। तो हमने क्या किया, जो पहला वाला धातु है, ध्यान से देखना भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है, राइट। तो मैं कह रहा हूं जो पहला तत्व है, बोलो यस सर। अब पहला जो तत्व है उसका अपन ने लिया परमाणु भार। हम जानते हैं लिथियम का साथ होता है, कैसे जानते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल हम पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, तगड़े हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलो मैं क्या कह रहा हूं, पहला तत्व लिया, बोलो यस सर। पहले तत्व का लिया परमाणु भार, ये लो। मैंने दूसरा तत्व लिया, कौन सा, बीच वाला नहीं, तीसरा वाला, 39, दोनों को जोड़ दिया। मैं कह रहा हूं मैंने पहला तत्व लिया और मैंने तीसरा तत्व लिया इस समूह का, पहला तत्व लिया और तीसरा तत्व लिया इस समूह का, और मैंने क्या किया, उसके जो परमाणु भार है ना उसको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया भैया, जोड़ दिया। ऐसे नहीं करना, नहीं तो अंधेरा कायम हो जाएगा, अपने को उजाला कायम करना है, जोड़ना है।
बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखो, मैं कह रहा हूं मैंने पहले वाले के परमाणु भार को तीसरे वाले के परमाणु भार से जोड़ दिया। आपने कहा सर ठीक है, इतनी मैथ्स तो आती है, पहली क्लास में पढ़ी थी। बिल्कुल। तो भैया कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। आपने कहा सर ठीक है, इसमें क्या हायर है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा खेल खेलते हैं। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया। आपने कहा सर हम वो भी कर लेंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब हुआ खेल शुरू। काहे खेल शुरू हुआ? भैया ये जो आंसर आया, अरे बाबा, ये जो आंसर आया, ये जो आंसर आया, ये जो 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 कौन से करूं, बड़ा कंफ्यूजन है, राइट। अब ये जो आंसर आया 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 आया, और यदि आप यहां पर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सोडियम मतलब वो तत्व जो बीच में आ रहा था, राइट, उसका जो परमाणु क्रमांक है, सॉरी, उसका जो परमाणु भार है, राइट, एग्जैक्टली वो क्या है? इन दोनों के परमाणु भारों का औसत। नहीं आई बात समझ में? मतलब ये डोबेराइनर चाचा जो थे, उन्होंने हमको बताया कि भैया जो बीच में आने वाला तत्व होगा ना, क्योंकि अब एक बात बताओ यार, अपन त्रिक बना रहे हैं, 3 का समूह बना रहे हैं, तो बीच में एक तत्व आएगा ही आएगा। जैसे वहां पर सोडियम है, इधर पे स्ट्रोंशियम है, इधर पे आपका ब्रोमियम है। ब्रोमीन है, ब्रोमियम थोड़ी होगा, ब्रोमीन है। तो भैया जो बीच में आने वाला तत्व है, उसका जो परमाणु भार होगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? पहला और तीसरा। कौन सा? पहला और तीसरे के जो परमाणु भार है उसका क्या होगा? औसत होगा। बात समझ में आई? क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, इंटरेस्टिंग है कहानी। एक बार और करते हैं अपन, ठीक है? अब देखो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर आए, क्योंकि आप जानते हो कि परमाणु भार जो है वो हमेशा पूर्ण अंक जो है उसमें आए, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी वो इस तरीके से कौन सी संख्या में आ जाता है? रैशनल नंबर में आ जाता है, परिमेय संख्या में आ जाता है, और रेशो में आ जाता है, राइट। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली मैं नहीं कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? आवाज मेरी है, पर जो शब्द हैं वो हमारे किसके हैं? जॉन डोबेराइनर अंकल के हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भैया सुनो, पहला जो तत्व होगा, राइट, और तीसरा जो तत्व होगा, किसका? त्रिक का, उनके यदि हम भारों का अनुपात निकालें तो एक नंबर आएगा। बिल्कुल सही है। और वो जो भार आएगा वो दूसरे वाले तत्व के भार के लगभग बराबर होगा या बराबर होगा। तो अपन ने औसत निकाला, हमने देखा अरे 23 आया है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी, नोट कर लो। चलो, और यार मेरे को ये भी तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया देन प्लीज बताइए। यदि समझ में आ रहा है आप पढ़ाई जारी रखिए, नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स प्लीज आप बताइए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपकी जो पूरी तैयारी है उसको कंप्लीट कराने की बिल्कुल निःशुल्क तरीके से हमारी जिम्मेदारी है, तो हम करवाएंगे। नहीं आ रहा है समझ में, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। बात समझ में आ रही है? पर यदि समझ में आ रहा है तो बढ़ते हैं आगे, है ना? चलो, अब आपको लग रहा होगा सर उधर तो आप हीरो बन गए, उधर तो आप हीरो बन गए, आपने छोटे छोटे कैलकुलेशन तो कर लिए, इतनी मैथ्स तो आपको आती, इधर खेल खेल के दिखाओ। मैं इधर भी खेल खेलूंगा और आप ही के साथ खेलूंगा। ध्यान से देखना, मिटाएं इसको, बोलो यस। चलो, इसको अपन मिटा देते हैं। अब थोड़ा बड़ा खेल खेलते हैं। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि भैया एक ट्रिक तो अपने को मिल गया, अब दूसरे ट्रिक की हम बात करते हैं। तो इन्होंने उठाया कैल्शियम और बैरियम, इन्होंने उठाया कैल्शियम और बैरियम। तो भैया कैल्शियम जो है उसका परमाणु भार है 40 और बैरियम का है 137। आंसर लाना पड़ेगा यार। तो 7 में 0 को जोड़ा तो 7, 4 में 3 को जोड़ा तो 7, और 1 में 1 को जोड़ा, 1 में 0 को जोड़ा तो 170। 37, 40, 77 बिल्कुल सही जा रहा हूं, क्योंकि भैया मैथ्स जैसी आती है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे बच्चे कक्षा 11वीं में आकर घबरा जाते हैं, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपना आंसर आया 173। मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं सर अब इसको डिवाइड करके दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि जैसे जोड़ना आपको आया, कि आपको गुणा भी आता है। भैया देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं, काहे घबराते हो? लो ये लो। अरे मैं कह रहा हूं यार ये लो, अरे मैं कह रहा हूं भाई बिल्कुल ही आसान है, ये लो। 177 डिवाइड बाय यदि हम 2 करते हैं, आंसर कितना आता है? 1 में तो जाएगा नहीं, 17 में जरूर जाएगा। 17 में जाएगा तो कितना जाएगा? 8 बार। 8 फिर 17 बचा, फिर 8, 1 बचा 0.5, ये लो। तो इधर आया कितना? 88.5। और यहां पर कितना लिखा है बबुआ? तो यहां पर लिखा है आपका कितना? तो यहां पर सिर्फ 88 लिखा है। अब आप बोलोगे
आप बोलोगे सर यहां पर जो है गड्डी फिसल गई, राइट, गड्डी पंचर हो गई, आप यही बोलोगे ना। ऐसा कछु नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, या तो औसत जो आ रहा है, राइट, जो भी पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का जो भी औसत आ रहा है, बात समझ में आई, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का जो भी औसत आ रहा है, राइट, वो दूसरे वाले आपके दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। लगभग मतलब 0.5 को चलता है यार, 19-20 वाली बात है, बात समझ में आई। तो लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट भी हो सकता है और लगभग भी हो सकता है। बात समझ में आ रही, बोलो यस सर, राइट। तो इस तरीके से बनने फिर प्रूव कर लिए कि डॉबे-राइनर का जो ट्रिक था वो क्या था, तो किसके बीच में था। अब इस परिभाषा को हम लोग क्या करने वाले हैं, संपूर्ण करने वाले हैं। सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए जल्दी, हरी अप, मजेदार, कर लिया पक्का। अब परिभाषा लिखवाता हूं, चलो समझेंगे भी, नोट्स भी बनाएंगे, तैयारी भी करेंगे और रगड़ के रख देंगे अपन लोग, ठीक है जी। देखो ध्यान से क्या कहता है त्रिक, क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया। त्रिक का कहना है, क्या कहना है, त्रिक का, त्रिक का, त्रिक का, तो त्रिक का क्या कहना है, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, राइट। त्रिक का ये कहना है कि तीन तत्वों का एक समूह, क्योंकि अपने को तत्वों का क्या करना है, वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का मतलब क्या भैया, एक जैसे गुणधर्म वाले एक तरफ आ जाओ, एक जैसे गुणधर्म वाले एक तरफ आ जाओ, तो इट्स अ काइंड ऑफ फिल्टर, नथिंग एल्स, राइट। अब देखो तो मैं कह रहा हूं तीन तत्वों का एक समूह, जिसमें तीन तत्वों का एक समूह जिसमें दो सिचुएशंस है, राइट, जिसमें पहला और पहला क्या है, पहली कहानी क्या है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त है पहली कहानी, जिसमें भैया पहला ये कहता है कि तीनों तत्वों के गुणधर्म एक समान होने चाहिए। तीनों, ऐसा नहीं किसी को भी उठाया और बना दिया। ऐसे तो आप सोचो ना कितना आसान है, मैथ्स ही तो चेक करनी है अपने को। कोई भी दो तत्व उठाइए, उनका आप औसत निकाल लीजिए परमाणु भार का, किसी ना किसी का तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही, क्रॉस चेक कर लेते अपन। मैं कह रहा हूं भाई कैल्शियम है, या चलो मैं कह रहा हूं आपका क्या, हाइड्रोजन ले लेते हैं, चलो हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एक होता है, कोई भी ले लो, और आप ले लो, किसका ले लें, सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम का 23 होता है। आपने हाइड्रोजन लिया, बोलो यस सर हमने हाइड्रोजन ले लिया, ये लो हाइड्रोजन का लिया, और हमने सोडियम का लिया, बोलो यस सर 23 होता है। डिवाइड बाय अपन ने 2 किया बेटा, कितना आया, 23 में एक जोड़ा 24 आया, 2 किया तो ये आ गया 12। अब ये कार्बन ये किसका होता है, 12 जो परमाणु भार है वो कार्बन का होता है, बोलो यस सर, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये अधातु ठहरा, ये भी आपका धातु ठहरा, और वो वाला आपका धातु ठहरा, तो ऐसा थोड़ी कि कोई भी तीन तत्वों में अपन जो कॉन्सेप्ट है उसको घुसेड़ देंगे। बात समझ में, ऐसा नहीं है बबुआ, ध्यान से देखो। तीन तत्वों का एक समूह जिसमें तीनों तत्वों के जिसमें तीनों तत्वों के गुणधर्म मतलब अरे कम से कम यार धातु के साथ तो रहे, अधातु के साथ तो रहे, कम से कम ये तो हो तीनों तत्वों के गुणधर्म एक समान हो, ओके, है ना। नहीं तो आप तो बोल ही रहे थे कि सर इस हिसाब से तो हम भी डॉबे-राइनर हुए, हमारा जितना मन करेगा हम उतने ट्रिक बनाएंगे। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, बात समझ में, रटने वाला तो इतना रट के आगे चला जाएगा, पढ़ने वाले के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन तो आएंगे कि सर ऐसे तो हम जितने चाहे उतने ट्रिक बना ले। भैया ऐसा नहीं है, ऐसा काहे नहीं है। ये देखो, ये आपका अधातु है, ये भी आपका अधातु है, और ये बाबूजी जो है ये आपका धातु है, तो तीनों का ग्रुप भी सही है। पहले में इसको रख देते, दूसरे में इसको रख देते, तीसरे में इसको रख देते, पर क्या तीनों के गुणधर्म समान है, बोलो नो सर। दो अधातु है, एक कैसा है आपका धातु है, तो भैया इधर कहानी फिट बैठे ही नहीं, इधर कहानी फिट नहीं बैठी। इससे यह साबित हुआ कि तीनों तत्वों के जो गुणधर्म है वो कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। दूसरी जो कहानी है वो ये है, ठीक है,
कि आपको पहले और, मैं क्या कह रहा हूं, पहले और तीसरे, मैं क्या कह रहा हूं, पहले और तीसरे तत्वों का, ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं पहले और तीसरे तत्वों के भार का औसत, किसकी बात हो रही है, पहले और तीसरे तत्वों के भार का औसत, पहले और तीसरे तत्वों के भार का औसत दूसरे तत्व के भार के बराबर या लगभग, अरे बाबा कितना लिख पाते हो यार, बराबर आना चाहिए, आना चाहिए, क्या कह रहा हूं, आना चाहिए, दैट्स ऑल। बात समझ में आई? तो इंटरेस्टिंग ये कहानी है कि भैया तीनों तत्वों के गुणधर्म एक समान होने चाहिए और पहले और तीसरे तत्वों के भार का औसत जो है वो दूसरे तत्व के भार के बराबर आना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात, चलो टीपो, चलो टीपो यार, मस्त वाली बात है, फिर आगे भी तो बढ़ना है। आज तो अपन जो है सुर भी छेड़ने वाले हैं इस क्लास में, आज पूरे संगीत भी पढ़ाना, आज केमिस्ट्री के साथ साथ जो है इस क्लास में हम लोग म्यूजिक की भी बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, चलो ठीक, यस सर बोलो, यस सर बोलो, मस्त वाली बात है, राइट। चलिए, तो बात समझ में आ गई। तो ये दोनों पॉइंट्स को अपने दिमाग में आपको बढ़िया से फिट रखना है। तो यहां पर अपने पास तीन ही, कितने त्रिक थे, तो त्रिकों की जो संख्या थी, बात समझ में आ रही है, ठीक है, त्रिकों की संख्या जो थी वो कितनी थी, तो त्रिकों की संख्या जो थी वो कितनी थी, मैं कह रहा हूं त्रिकों की जो संख्या थी बाबूजी वो कितनी थी, ध्यान से देखिएगा। तो भैया इसकी जो संख्या थी वो भी 3 ही थी, कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो भी कितनी थी, 3 थी। यस सर बोलो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, राइट। चलिए, तो 3 त्रिकों की संख्या थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, और है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग बात। तो जल्दी से इसको नोट करो, इसकी कुछ एक खामियां, कमियां, लिमिटेशंस की बात करते हैं, सीमाओं की बात करते हैं और बढ़ते हैं किसकी तरफ, न्यूलैंड के अष्टक की तरफ। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, नोट करो। चलिए, तो इस तरीके से ये पूरी कहानी जो है वो आपके दिमाग के अंदर हो चुकी है फिट, और हम ये जान चुके कि भैया डाबर राइनर चाचा जो थे उनके जो ट्रिक थे वो बेसिकली क्या थे। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बाद की कहानी। इसको नोट कर लिया है? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये बात है, बोलो यस सर। अब देखो, अब जब भी कोई कॉन्सेप्ट होता है तो उसकी कुछ एक क्या होती है, लिमिटेशंस होती है, यानी कि भैया सीमाएं होती हैं। और कौन सी सीमाएं थी वो देख लेते हैं कि भैया ये सिर्फ कुछ तत्वों के लिए सही पाया गया। आप ध्यान से देखेंगे, राइट, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इसके बाद यदि आप हेलिना कब्र, यदि आप रुबिडियम की बात करेंगे, या यहां पर आप बैरियम के बाद यदि बात करेंगे, राइट, तो जो आने वाले तत्व हैं वहां पर ये चीज फॉलो नहीं हुई। पर क्योंकि ये आपके पीरियोडिक टेबल की बहुत ज्यादा शुरुआत थी, बात समझ में आ रही है, इसलिए इसमें सारे के सारे जो तत्व हैं उसको हम लोग कनेक्ट और कवर नहीं कर पाए। बात खत्म। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम आसानी से ये बता सकते हैं कि यहां पर पहली लिमिटेशन ये थी कि सिर्फ ये कुछ तत्वों में ही लागू हो पाया, या फिर हम ये कह लें कि 9 तत्वों में ही लागू हो पाया। ओके सर, ठीक है सर। तो ये सिर्फ 9 तत्वों में, अरे 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 मैं क्या कह रहा हूं, ये सिर्फ 9 तत्वों में ही लागू हो पाया। बात समझ में आ रही है? चलो, इसके बाद एंट्री कौन लेते हैं, तो इसके बाद एंट्री लेते हैं हमारे ए, ई, बी, दी एंड कैन क्रॉन्टोनिस, क्योंककि ये फ्रांसीसी, ये फ्रेंच में है, दैट्स वाई इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है। पर ये जो भाई साहब इन्होंने एंट्री ली, राइट, इन्होंने 1862 में तत्वों के वर्गीकरण का एक और प्रयास किया। और बेसिकली क्या था कि इन्होंने जो भी प्रयास किया गया उसको उतनी पहचान नहीं मिली, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। पर हम चलते हैं किसकी तरफ, संगीत के सुरों की तरफ, और समझने की कोशिश करते हैं कि भैया न्यूलैंड जो थे, बात समझ में आ रही है, उन्होंने अपने अष्टक वाले सिद्धांत के हिसाब से
क्या कहा कि किस प्रकार से हम जो है तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखिएगा। चलो चलो चलो, ठीक। यदि आपसे कोई पूछे कि AEB डी कार्टोइस, राइट, इनके कॉन्सेप्ट क्या थे, तो आप बता सकते हो कि उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई। बिल्कुल सही है, इन्होंने जो है एक वृत्ताकार सारणी बनाई कुछ इस तरीके से कि भैया इन्होंने एक वृत्ताकार सारणी बनाई किसकी? तत्वों की। इस तरीके से आप यदि देखेंगे, मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, पर इन्होंने इस तरीके से, यहां पर ऐसे तत्व लिखे होते थे और इस तरीके से एक बेलन नुमा सारणी बनाई। तो होपफुली ऐसा डायग्राम आपने पीरियोडिक टेबल का यानी कि आवर्त सारणी का कभी नहीं देखा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसा यदि कभी देखोगे तो उसके पीछे की कहानी किसने लिखी है, ध्यान से देखिएगा। AEB, डी और दे दोनों हो सकता है। इन इंग्लिश वी मस्ट कॉल इट डी कार्टोइस। अरे बाबा, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलो ठीक है, यह भी अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाया। तो कौन ध्यान आकृष्ट कर पाया, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा। चलो भैया बात कर लेते हैं जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जिन्होंने सन 1864-65 के आसपास क्या दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, यानी कि अष्टक नियम दिया। सवाल पैदा होता है कि सर अष्टक नियम क्या है। बात समझ में? सवाल पैदा होता है कि अष्टक नियम क्या है, और ये जो पूरा नियम था जिसमें हमने तत्वों को वर्गीकृत किया था, राइट, ये बड़ा ही कनेक्टेड है किसके साथ? संगीत के साथ में। कैसे है, समझने की कोशिश करते हैं। आप पहले मेरे को एक बात बताओ, हम सब ने, बात समझ में आए, भले ही हमारी आवाज कैसी भी हो, भले ही हमें संगीत में कुछ आता हो या ना आता हो, पर अपन ने ये सब सुन रखा है कि भैया 7 सुरों से मिलकर संगीत बनता है। बोलो यस सर। या हम ये कहें कि जो सुर होते हैं वो बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं, जो कि शुरू होते हैं कहां से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। कितने हुए? 7 हुए। काउंट करते हैं। सा, किधर से काउंट करो? इधर से। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये 7 हमारे सुर हो गए। फिर सारे गा मा पा धा नी, और नी के बाद फिर क्या? फिर से सा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8वां सुर है वो पहले सुर जैसा है। बोलो यस सर। बात समझ में आई? तो ये जो हमारे न्यूलैंड भाई साहब थे, न्यूलैंड अंकल जो थे हमारे, बात समझ में आ रही है, राइट, ये जो हमारे न्यूलैंड अंकल थे, इन्होंने दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा वर्गीकरण करते हैं जिसमें पहला जो तत्व रहेगा, ठीक है, पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, और फिर जो आपका 8वां तत्व होगा उसके गुणधर्म पहले तत्व के जैसे होंगे। इनफैक्ट वो इसमें कामयाब भी हो गए कुछ हद तक। मतलब यदि हम बात करें तो भैया 56 के आसपास तत्वों तक वो इसमें कामयाब भी हो गए। बोलो यस सर। ठीक है, तो ये हुआ क्या, ध्यान से देखना। देखो हिंट कहां से ली गई, मैं क्या कह रहा हूं, हिंट कहां से ली गई? तो हिंट ली गई कहां से भैया? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा बबुआ? सा आ जाएगा। म्यूजिक में बस इतना ही मैं कह पाऊंगा, क्योंकि जो आवाज है यानी कि म्यूजिक के रिस्पेक्ट में, राइट, वो जो है आपको सुला देगी बच्चों। तो अपन म्यूजिक से थोड़ा बाहर आते हैं, केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, कौन से 7 सुर होते हैं? तो भैया सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, दैट्स ऑल। ठीक है, और नी के बाद फिर से क्या आ जाता है? तो सा आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर इन्होंने वही दिमाग लगाया कि क्यों ना हम तत्वों को, सोचो कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे कि तत्व उनके सामने दिए हुए हैं, उनके जो आपके परमाणु भार हैं वो दिए हुए हैं, और उन्होंने कितना दिमाग लगाया कि भैया हम जो है 7 के एक आवर्त में हम 7 समूह में 7 तत्वों के समूह बनाएंगे, और 8वें नंबर का जो तत्व होगा उसके गुणधर्म और जो पहले नंबर का आपका तत्व होगा उसके गुणधर्म कैसे होंगे? एक समान होंगे। उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? एक समान होगी। समझने की कोशिश करते हैं। चलो यहां पर इन्होंने लिथियम लिया। बोलो यस सर। यहां पर इन्होंने क्या लिया? लिथियम लिया, और लिथियम से देखो, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर आ गया सा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो लिथियम होता है
और सोडियम होता है वो बेसिकली कैसा होता है, उन दोनों के गुणधर्म एक समान होते हैं। दोनों ही जो है आधुनिक आवर्त सारणी में भी एक ही समूह में पाए जाते हैं। बोलो यस सर, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, राइट। चलो तो क्या है कि भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वें नंबर का जो तत्व होगा उसके गुणधर्म वैसे ही होंगे जैसे लिथियम के हैं। कुछ इसी तरीके से अपन बेरिलियम से शुरू करते हैं। सुनो देखो मस्त वाली बात, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहां पर सातवां और यहां पर आठवां। बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से जो आपका क्या हो गया, आपका बोरॉन हो गया, उसके गुणधर्म किसके जैसे होंगे, एल्यूमिनियम के जैसे होंगे। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूलैंड के अष्टक। बात समझ में आ रही है, मतलब समूह बनाइए 7-7 के और 8वें नंबर का जो तत्व होगा उसका गुणधर्म एग्जैक्टली 7 घर पीछे यानी कि पहले नंबर के तत्व के जैसा होगा। इसी को कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक। इसको थोड़ा और समझने की हम लोग क्या करने वाले हैं कोशिश, कैसे, ध्यान से देखो, राइट, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, पक्का। बोलो यस सर। याद रखना लिथियम से लेकर एल्यूमिनियम तक लेकर जाएंगे। और आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी मुझे बताना। क्या आपको यहां पर उत्कृष्ट गैसें दिख रही हैं, नहीं दिख रही है? क्या आपको हीलियम दिख रहा है? बोलो नो सर। क्या आपको नियॉन दिख रहा है? बोलो नो सर। क्या आपको आर्गन दिख रहा है? बोलो नो सर। इसका मतलब ये कि इसकी जब हम सीमाओं की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि भैया इसमें उत्कृष्ट गैसों के लिए कोई भी जगह नहीं थी, और क्यों नहीं थी उसकी भी बात करेंगे। चलो तो अब इसको समझने का बेस्ट तरीका जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। चलो मैं क्या कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि मेरे को एक डिब्बा बनाना है। हाँ बोलोगे सर बना लो, क्या फर्क पड़ता है, अपनी घर की क्लास है यार, अपना चैनल है। बात समझ में आ रही है? इसमें मैं यहां पर तत्व लिखने वाला हूं बाबूजी। क्या लिखने वाला हूं? तत्व। चलो कहां से स्टार्ट करेंगे? इन्होंने लिथियम से किया है, अपन थोड़े से और एडवांस्ड है बाबूजी, अपन हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। चलो हीलियम नहीं रहेगा, बस याद रखना है, ठीक है। चलो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो। चलो ये रहा और ये रहा। चलो 1 2 3 ऐसे कर लेते हैं ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए और आपके नोट्स भी तगड़े बन जाएंगे। बोलो यस सर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 9 10 11 12, फिर ये 13, फिर यहाँ पर 14 और यहाँ कहीं पर अपन बना सकते हैं 15। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसको अपन देख लेते हैं। हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं? तत्वों को लिखना शुरू करते हैं। कौन से तत्वों को? जो उस समय तक खोजे जा चुके थे, राइट? बोले यस सर। चलो मैं कह रहा हूं भाई हाइड्रोजन, फिर हीलियम नहीं आएगा, फिर लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन आएगा, फिर कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा और फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन के बाद क्या आना चाहिए? नियॉन आना चाहिए, पर नहीं आएगा। कौन आएगा? सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा। बोलो यस सर। ओए 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 ओए, हाँ सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आएगा, उसके बाद सल्फर आएगा और फिर क्लोरीन आएगा। पक्का ना? सल्फर के बाद क्लोरीन आएगा क्या? ये लो, सल्फर के बाद क्लोरीन आएगा। पोटेशियम और कैल्शियम भी बना लेते तो यार बड़ा अच्छा होता। कोई बात नहीं। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। गिनती आती है? बोलो यस सर। पूरी आती है, अपन ने बढ़िया से सीखा है भैया। मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7। बोलो यस सर। अब आप मुझे बताओ जो हाइड्रोजन है वो क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। और 8वें नंबर का फ्लोरीन जो है ये भी क्या है? अधातु है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुणधर्म निकले इन दोनों के वो कैसे निकले? इन दोनों के जो गुणधर्म थे वो कैसे निकले? एक समान निकले। बोलो यस सर। इन दोनों के जो गुणधर्म निकले भैया वो कैसे निकले? तो इन दोनों के गुणधर्म निकले आपके एक समान। बात समझ में आ गई? पक्का जी? बोलो यस सर। चलो तो इस तरीके से हमने यहां पर बना दिया। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो जो आपका बन जा भाई पहला नंबर का तत्व है और जो आपके 8वें नंबर का तत्व है, उन दोनों की जो गुणधर्म है वो कैसे हैं? एक समान है। तो यही तो कहा न्यूलैंड ने। उन्होंने कहा कि हम तत्वों को ऐसे बनाएंगे, बात समझ में आ रही है, कि भैया एक समूह में आने वाले तत्व
एक समूह में आने वाले जो तत्व होंगे उनके गुणधर्म कैसे होंगे, एक समान होंगे। इसका मतलब ये कि अब ये पूरा का पूरा उठकर यहां आ जाएगा नीचे। तो फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन उठकर कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देखो ना, आया ना रे बाबा, आया ना, देखो ना, लिथियम के नीचे सोडियम दिख रहा होगा, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम दिख रहा होगा। बात समझ में आ रही? देखो, लिथियम के नीचे सोडियम आएगा, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आएगा, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आएगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आएगा। क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो? बिल्कुल करेंगे। देखो, क्रॉस चेक करेंगे, पक्का ना? यस सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे? तो दिमाग से करेंगे। देखो, मैं कह रहा हूं भैया लिथियम, मैं कह रहा हूं लिथियम, आप भी कह रहे हो लिथियम, 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 लिथियम। तो लिथियम से जब आप आगे बढ़े तो लिथियम के टर्म्स में तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर 8वें नंबर का जो निकला वो कैसा होगा? एक समान गुणधर्म वाला होगा। मतलब ये कि लिथियम का जो गुणधर्म होगा वो किसके जैसा होगा? सोडियम के जैसा होगा। बोलो यस सर। लिथियम का गुणधर्म बाबूजी किसके जैसा होगा? सोडियम के जैसा होगा। कितना इजी तो है। तो भाई ने दिमाग लगाया, कैसे हिंट मिली? तो सा रे गा मा पा धा नी सा, या फिर यदि हम यहां से शुरू करें तो भी बात वही है। सा हाँ, फिर से छोड़ देंगे, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा। बात समझ में आई? तो यही कहानी है। कहने का मतलब ये कि अब हम चाहते हैं कि हम सोडियम को वहां ना लिखकर लिथियम के नीचे लिख दें। बोलो यस सर। यदि हम बात करेंगे बेरिलियम की तो वहां पर क्या खेल है उसको भी अपन देख लेते हैं। चलो ये लो। तो सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, आज दिमाग के अंदर फिट करने ही वाला हूं मैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। यार इंटरेस्टिंग बात। चलो, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये गया भैया। और इस तरीके से जो है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर हो गया, चला लेना। ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो, क्या बात समझ में आई? कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। और सोचो क्या खतरू दिमाग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? हमारे जो न्यूलैंड काका थे उनका क्या खतरू दिमाग रहा होगा कि उन्होंने दिमाग लगाया कि भैया खेल तो 7वें के बाद फिर एक जैसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा अरे यार सुनो ना, ऐसे मत लिखो, बेरिलियम के नीचे जो है मैग्नीशियम लिखो, लिथियम के नीचे जो है सोडियम लिखो। कुछ इसी तरीके से बेटा बोरॉन के नीचे क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से आपका जो बोरॉन है इसके नीचे क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। बात समझ में आ रही है? चल, हो गई कहानी सिंपल। तो गिनती जहां से शुरू होगी, अपने को 8वें नंबर का जो तत्व होगा उसको पहले वाले के नीचे लिखना है, बस। बात समझ में आई? तो संगीत के साथ सुर, संगीत के साथ सुर आपको पता हो या ना पता हो, पर उसका उपयोग जो है वो हमारे न्यूलैंड ने हिंट के रूप में किया था। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग है बात। तो जब हम इसको ऐसे बनाएंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हम एक काम करते हैं, बनाने के लिए थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं। कैसे? ये लो, कैसे खेल खेल लेते हैं? मैंने कहा भैया हाइड्रोजन, बोलो यस सर। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बोलो यस सर। इसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई भैया? ऑक्सीजन के नीचे फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? उसके बाद फिर क्या? सल्फर तक फिर चला गया। फ्लोरीन से काउंट करते हैं तो भैया यहां पर क्लोरीन, यहां पर आपका पोटेशियम और यहां पर कैल्शियम। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे कि भैया आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना बबुआ, उसको भी यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो लिथियम के नीचे तो सोडियम ही आता है और सोडियम के नीचे पोटेशियम यानी कि के तो आता ही आता है। कुछ ऐसे बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम और कैल्शियम आता है। बोलो यस सर। ऐसा तो ये दोनों को तो अपने किस में देखा था? डॉबे-राइनर के ट्रिक में भी देखा था। बोलो यस सर। बात समझ में? पर एक चीज गौर किया आपने, यहां क्या मिस्टेक है? ये फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में इधर हाइड्रोजन आ गया। बात समझ में? दूसरी बात, चलो तो ये सब कमियों में अपन इसको कवर कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा तो ये सिर्फ सही कहां तक बैठा? कैल्शियम तक। ये जो है ये सिर्फ सही कहां तक बैठा? कैल्शियम तक। अब आप बोलोगे सर ऐसा काहे बोल रहे हो, अच्छी तो जिंदगी चल रही है। बन तो गया एक समूह में, ये लो ना सर, बन तो गया।
अब आप बोल रहे होंगे सर बन तो गया, ये लो। अकॉर्डिंग टू यू सर एक समूह में एक जैसे गुणधर्म वाले तत्व तो हैं। बात समझ में आई? हमेशा वर्गीकरण कैसे करते हैं अपन लोग कि भैया एक समूह में एक ग्रुप में एक जैसे गुणधर्म वाले होने चाहिए। ऐसा इंसानों के साथ भी होता है। बात करो, बहुत देखो एक जैसे बिहेवियर या सोच वालों की आपस में पटती है, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ऐसे ही हुआ ना यहां पर कि तत्वों के जो गुणधर्म है वो कैसे हैं बाबूजी, एक समान है, इसलिए उनको कहां रखा जाएगा, एक समूह में। पर क्या हुआ, कैल्शियम तक की कहानी तो बढ़िया चली, कैल्शियम तक ये जो कहानी है वो बढ़िया चली। कैल्शियम के बाद ये जो कहानी है वो थोड़ी सी बिखर गई। कैसे बिखर गई उसको देखते हैं, पहले इतना नोट कर लो। चलो पक्का समझ में आ गई कहानी, बोलो यस सर। ठीक है, इसीलिए आप देखना कि जो न्यूलैंड के अष्टक थे, राइट, उस पर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि भैया एक समूह में आने वाले जो तत्व होंगे उनके गुणधर्म एक समान होंगे, और हर आठवां तत्व पहले तत्व के साथ क्या करेगा, एक जैसे गुणधर्मों को दर्शाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ कहां तक लागू हुआ, कैल्शियम तक। इसलिए जब भी आप न्यूलैंड के अष्टक वाला डायग्राम देखोगे, अधिकांश किताबों में वो खत्म कहां पर हो जाता है, कैल्शियम पर ऐसा नहीं है। इन्होंने लगभग 56 तत्वों के बारे इन्होंने लगभग 56 तत्वों के बारे में बताया। इन्होंने जो है लगभग 56 तत्वों के बारे में बताया। फिर सवाल पैदा होता है, हमको ये डायग्राम क्यों दिखाते हैं सर? ऐसा क्या गुनाह हमसे हो गया कि हमको अधूरा डायग्राम दिखाते हैं? तो मत घबराओ, मैं बताता हूं क्यों दिखाते हैं, ताकि आपको यह दिमाग में क्लिक हो कि कम से कम कैल्शियम तक तो आपको याद रहे बेटा। क्योंकि न्यूलैंड का जो आपका क्या था, पीरियोडिक टेबल था, बात समझ में आ रही है, वो जिस थीम पर बना था कि समान तत्वों के गुणधर्म एक समान होंगे और उनको एक आपके समूह में रखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ कहां तक लागू हुआ, कैल्शियम तक। कहां तक लागू हुआ? तो भैया कैल्शियम तक। जी हां, वही कैल्शियम जिससे अपन बनाते हैं चूना, जिससे बनाते हैं चूने का पानी, जिससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर, जिससे बनती हैं हड्डियां। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये सिर्फ लागू कहां तक हुआ, तो बबुआ ये लागू हुआ सिर्फ कहां तक, कैल्शियम तक। बट सवाल पैदा होता है कि अपने को थोड़ा सा एडवांस नॉलेज भी चाहिए। बोलो यस सर। इसका मतलब ये कि हम देखते हैं इसके बाद वाले कौन से तत्व हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, इसको नोट कर लिया? पक्का? यस सर बोलो यार, मस्त वाली बात है। चलो, ये भी ठीक है? पक्का? चलो और आगे बढ़ते हैं। अरे अभी तो बहुत पढ़ना है। ये लो, कैल्शियम तक हमें दिखाया जाता है, पर जो कहानी है वो इसके आगे भी है। और कैसे है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, इसके बाद यूट्रियम हो गया, इसके बाद इंडियम हो गया, इसके बाद आर्सेनिक हो गया, इसके बाद आपका सेलेनियम हो गया। अब खेल कैसे बिगड़ा, ध्यान से देखो। अच्छा सॉरी, कैल्शियम के बाद क्रोमियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, मैग्नीज हो गया और आयरन हो गया। अब खेल कैसे बिगड़ा उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन चलते हैं ऑक्सीजन के पास। बीच बीच में ऑक्सीजन की बात करते रहना जरूरी है। ये बुरा मान गई ना, बात समझ में आ रही है? यदि ये बुरा मान गई तो सीधे माला चढ़ने वाली है फोटो के ऊपर। बात समझ में आई? बड़े इंटरेस्टिंग कहानी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ऑक्सीजन अधातु। बोलो यस सर। सर आप भी ना कितनी बेसिक बात करते हो। सुनो, इसी बेसिक बात जो है, राइट, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। घबराने वाली कौन बात नहीं। देखो, ऑक्सीजन कैसा आपका अधातु? बोलो यस सर। सल्फर कैसा बाबूजी? तो ये भी आपका अधातु। बोलो यस सर। पर यदि अपन बात करें तो ये ससुरा आपका आयरन यानी कि लोहा बीच में क्या कर रहा है इधर, ये आयरन इधर बीच में क्या कर रहा है? देखो खेल बिगड़ गया है भैया। कैसे खेल बिगड़ गया है? ऊपर वाले दोनों अधातु थे, बोलो यस सर, पर ये वाला जो है ये कैसा निकला? ये तो बेवफा निकला यार, ये तो धातु हो गया। बात समझ में आ रही है? नहीं आई बात समझ में? देखो ना, वफादारों के बीच में ये इधर आयरन जो है ये बेवफा निकल गया। कछु समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। मतलब ये कि ऊपर के जो दोनों हैं, राइट, वो आपके कैसे हैं? अधातु हैं, पर नीचे वाला जो है वो आपका धातु है, ये उपधातु है। अरे मतलब कि कैल्शियम तक बिल्कुल सही फॉलो हो रहा था। कैल्शियम के बाद एक समूह में आने वाले तत्वों के जो गुणधर्म है वो एक समान नहीं है। एक समूह में आने वाले तत्वों के गुणधर्म एक समान नहीं है। देखो, धातु अपन इसको लिखते भी है, अपन तो पूरा निपटाएंगे ही आज, बढ़िया वाला। मैं कह रहा हूं ये धातु है, बोलो यस सर। मैं कह रहा हूं ये भी धातु है, बोलो यस सर।
और भैया ये क्या है, अरे सॉरी, ये क्या है, अधातु है, ये क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन बुरा मान रहा था अभी, राइट। और ये क्या है, तो भैया ये धातु है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये उपधातु है। तो आप यदि कैल्शियम के बाद किसी भी समूह को देखेंगे तो बात कुछ बनी नहीं। तो पहली जो सीमा या फिर कमी थी, ये पूरा जो आप देख रहे हो, राइट, इसी को हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक वाला आवर्त सारणी तो नहीं कहेंगे, पर हाँ सारणी जरूर कहेंगे। आवर्त सारणी हमारे पास दो ही हैं, एक मेंडलीव की और एक हेनरी मोसले की, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, पर इसको अपन सारणी जरूर कहेंगे। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखो। तो कैल्शियम के बाद फिर कोई भी यदि आप आगे बढ़ते हो या कोई भी आप समूह देखते हो, कितने समूह हैं, 1 2 3 4 5 6 7, गिनती सीखने का बड़ा फायदा। बात समझ में आ रही है? तो सातों समूह में फिर कुछ फॉलो वॉलो नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? अरे भाई आपने कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, कोबाल्ट निकल को एक साथ रख दिया, आयरन वहां बुरा मान गया, उधर वो ऑक्सीजन और सल्फर से बेवफाई कर रहा है और काहे कर रहा है, इन दोनों ने उसका साथ नहीं दिया। बात समझ में? तो आप कैसे रख सकते हो? मैं कहता हूं भैया एक डिब्बे के अंदर दो तत्व, ये बाकियों ने क्या गुनाह किया है बताओ फिर? तो ये कोई बात थोड़ी हुई कि भैया आपकी फीलिंग आपकी और हमारी फीलिंग मजाक, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये दोनों तत्वों को आपने एक ही डिब्बे में पटक दिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये भी तो एक सीमा थी ना। दूसरी सीमा क्या थी? सुनो, मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, नाइट्रोजन अधातु है, फास्फोरस अधातु, ये मैग्नीज कितने घुस गया उधर, मैग्नीज पूरी पूरी धातु है। तो सीधी बात यह है बबुआ कि कैल्शियम के बाद ये जो रूल था वो फॉलो ही नहीं हुआ। कैल्शियम तक तो बिल्कुल सही चल रहा था कि एक समूह में आने वाले जो तत्व होंगे उनके जो गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे, एक समान होंगे। पर जैसे ही आपने कैल्शियम क्रॉस किया, बात समझ में आ रही है, एकदम से वक्त बदल गया, समय बदल गया, जज्बात बदल गया, और जो आपका न्यूलैंड का अष्टक था उस पर क्या लग गई, लिमिटेशन, यानी कि सीमाएं लग गई। बात समझ में आई? पक्का। इसलिए सिर्फ अपने को कैल्शियम तक बताया जाता है क्योंकि वहीं तक फॉलो होता है, पर है इधर तक। जिरकोनियम किस तक है? जिरकोनियम तक है। बात समझ में आ रही है? चलो इसके आगे भी और बनाया जा सकता है, ठीक है, पक्का जी। तो एक्चुअल जो आपका न्यूलैंड के अष्टक की सारणी थी, आवर्त सारणी नहीं, सारणी थी, वो यहां तक है। क्लियर? वो ये है। फॉलो सिर्फ कहां तक होती है? तो भैया कैल्शियम तक। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। पर अच्छी बात क्या है कि डोबेराइनर के बाद हम ऑलरेडी पहुंच गए एक स्टेप आगे। दुनिया में जब भी कुछ अच्छा होता है तो वो डे 1 पे नहीं होता बेटा। जैसे आपका अच्छा रिजल्ट जो है वो डे 1 पे नहीं आता, उसके लिए क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप हर दिन अपडेट करना होता है अपने आप को। बात समझ में आ रही है? ऑन द सेम वे ये जो हमारी आवर्त सारणी की पूरी जो यात्रा है, इसमें अपन ने कुछ नया तो सीखा। इसके पहले कहां अपन त्रिक करके सिर्फ 9 तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहां पर अपन कम से कम 56 तत्वों तक तो पहुंचे। हाँ अभी पूरे नहीं है, और भी हैं इसके नीचे, पर एक तरफ कहां आपके पास 9 तत्व थे, एक तरफ कहां अपन 56 तत्वों तक तो पहुंचे। इसका मतलब ये कि अपडेट तो हुआ, पर ये जो पूरी कहानी है अभी खत्म नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है? इसमें और अपडेट होना बाकी है। अभी मेंडलीव और हेनरी मोसले से भी निपटना बाकी है। बात समझ में आ रही है? अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि यदि ये हमारा न्यूलैंड का अष्टक वाला क्या था, आवर्त सारणी या फिर सारणी थी, तो इसकी सीमाएं कौन सी थी। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। इसको नोट किया है? बोलो यस सर। नहीं किया तो मैं वेट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट नोट करो। चलो ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। कहां गई? इधर। तो मैं कह रहा हूं भैया न्यूलैंड के अष्टक के दोष कह लो या फिर जो है सीमाएं कह लो, एक ही बात है यार। चलो, एक तो भाई ने इतनी मेहनत की, आप दोष निकाल रहे हो, गलत बात। साइंस में अप्रिशिएशन मस्ट है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि साइंस जो है उसका कोई अंत नहीं है। इनफैक्ट अभी जो चीज हम पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो पूरी सटीक हो। ये जरूरी नहीं है कि हमने एटम के अंदर या परमाणु के अंदर के सारे पार्टिकल्स यानी कणों को खोज लिया हो। तो ये इसका आदि तो है पर अंत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन सी क्या थी, सीमाएं थी। एक काम करते हैं, पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करो, डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट? बोलो यस सर। मस्त वाली ये बात है, गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल। मैं कह रहा हूं भैया उच्च परमाणु भार के लिए अलाउड ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये लो। अरे यार ये कहां से बीच में आ गया। मैं कह रहा हूं भैया उच्च परमाणु भार, कैल्शियम तक थोड़ी दुनिया है,
उसके आगे भी है, टाइटेनियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, एकदम बहुत सारे अपने पास क्या है, तत्व हैं। तो ज्यादा परमाणु भार वाले आपके जो थे, ज्यादा परमाणु भार वाले आपके क्या थे, बात समझ में आ रही है भैया, ज्यादा परमाणु भार वाले आपके जो तत्व थे उन पर लागू नहीं होता अष्टक का नियम। तो ये सीमा थी, बोलो यस सर, ठीक है। तो किसकी सीमा थी, तो भैया न्यूलैंड के आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसकी कुछ एक लिमिटेशंस थी या फिर सीमाएं थी। कैसे देखो, उच्च परमाणु भार, किसकी बात हो रही है, उच्च परमाणु भार के लिए कैसे लिखेंगे, उच्च परमाणु भार के तत्वों के लिए लागू नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, मतलब कैल्शियम के बाद तो एकदम से ऐसा पूरा बेवफाई हो गई तत्वों की, एकदम से ऐसा पूरा जज्बात ही बदल गया। बात समझ में आ रही है, उच्च परमाणु भार के तत्वों के लिए लागू नहीं हुआ। बोले यस सर, लागू नहीं हुआ यार, खेल खत्म, लागू नहीं हुआ, खत्म। चलो मैं कह रहा हूं भैया, उत्कृष्ट गैसें किधर है कि कोनो जानकारी नहीं, उत्कृष्ट गैसों की कोई जानकारी नहीं, उत्कृष्ट गैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे को बताओ, कहां हीलियम दिख रहा है आपको, दिख रहा है कहीं, नहीं। कहां नियॉन दिख रहा है, नहीं। कहां आर्गन दिख रहा है, नहीं दिख रहा रे बबुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर अपन ने उत्कृष्ट गैसों की कोनो जानकारी नहीं दी हमारे न्यूलैंड अंकल ने। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग बात। दूसरी बात क्यों नहीं दी, उसके पीछे कारण है। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं उनका अष्टक कैसा होता है, कंप्लीट होता है, यानी ये वाला अष्टक नहीं, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कैसी होती है, कंप्लीट होती है, राइट। अब यदि कंप्लीट होगी तो उनकी जो क्रियाशीलता है वो बहुत कम होगी, क्योंकि ना तो उनको इलेक्ट्रॉन देने हैं जैसे कि धातुएं देती हैं, ना तो उनको इलेक्ट्रॉन लेने हैं जैसे कि कुछ अधातुएं लेती हैं। मतलब यदि उनका अष्टक पूरा है, इसका मतलब यह हुआ कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और ऐसा होने से उनकी जो क्रियाशीलता है वो कैसी हो जाती है भैया, कम हो जाती है। अब जब कम हो जाती है तो उनके हमें यौगिक ही नहीं मिलेंगे, रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो यौगिक कहां से मिलेंगे, केमिकल ही नहीं मिलेंगे। अब यदि वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, यौगिक ही नहीं मिलेंगे, तो हम कैसे बताएंगे कि वो तत्व है। बात समझ में आ रही है, कुछ करे तो, कोई केमिकल लोचा क्रिएट तो करे वो तत्व जिनको आप लोग उत्कृष्ट कैसे कहते हो। भैया जब वो है ही नहीं तो है, पर उसका इंपैक्ट अपने को नहीं दिख रहा है, तो अपन कैसे बताएंगे, बताओ आप मुझे कि वो तत्व पाए जाते हैं। तो बस यही कश्मकश में थे कौन, हमारे न्यूलैंड। इन्होंने उत्कृष्ट गैस है जिसमें आती है हीलियम, नियोन, जेनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन जैसी चीजें, राइट, इसके बारे में कौन जानकारी हमको नहीं दी। चलो, और भैया बात बहुत पुरानी है, मैं कह रहा हूं 1865 के आसपास की बात है, आप सोच लो 1865, क्लियर है कहानी, बहुत पुरानी बात है। इत्तों के बारे में बता दियो, अभी बहुत है। चलो, केवल 56 तत्व, तो अभी के हिसाब से केवल 56 तत्व। उस समय यदि कोई साइंटिस्ट होता तो बोलता अरे बाबा, कहां पर जो डुबे राइनर है उसने 9 तत्वों के बारे में बात की, और न्यूलैंड चाचा जो थे वो 56 तत्वों के बारे में बात करके चले गए। तो अभी के हिसाब से तो कम है, उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। बात समझ में आई? तो मैं कह रहा हूं केवल 56 तत्व हाओ की जानकारी, चलो नहीं, केवल 56 तत्वों की जानकारी, चलो। और वो जो 56 तत्व थे उसमें से भी कैल्शियम के बाद वाले जो थे वो बिदक गए थे, उन्होंने पूरी पूरी बेवफाई की थी, वो फॉलो ही नहीं कर रहे थे उस लॉ को। बात समझ में? इंटरेस्टिंग बात। चलो, Fe को कोबाल्ट निकल से दूर क्यों किया यार, सोच कर देखो ना, ये हुआ ना, ये देखो ना, ये देखो, ये लो, मैं कह रहा हूं भाई Fe को आपने कोबाल्ट निकल से दूर क्यों किया, इन दोनों को एक साथ रखा ना, उसको भी रख लेते इसके साथ, उसको आपने इसके साथ नहीं रखा, वहां जाकर उसने खेल बिगाड़ दिया पूरा, अधातु अधातु के बाद धातु आ गई। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी एलिमेंट की जो फीलिंग है, इमोशन है, उसको कभी भी हर्ट नहीं करने का। यदि उसने दिल पे ले लिया तो पूरा का पूरा खेल जो है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। इस खेल को अपन समझेंगे अगले अध्याय में, जिसका नाम क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग, जहां पर हम लव स्टोरी शेयर करेंगे, किसकी, सोडियम और आपके क्लोरीन की। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। चलो, तो कोबाल्ट निकल और आपका आयरन जो है वो एक जैसी प्रॉपर्टी होती है, होती कि नहीं होती है? बोलो यस सर, होती है ना। तो अब उधर पे मैंने कुछ गलत बोल दिया, हाँ, कोबाल्ट निकल और आयरन की एक जैसी क्या होती है प्रॉपर्टीज,
इन दोनों को तो एक साथ रखा, वहां उसको अलग पटक दिया। तो ये भी एक प्रकार की क्या थी, सीमा थी। ठीक है, किसकी बात समझ में आई? तो न्यूलैंड चाचा की। चलो, सिर्फ हल्के तत्वों के लिए उपलब्ध था। क्या बात है भैया, ये सिर्फ किसके लिए था? तो हल्के तत्वों के लिए उपलब्ध था बस। कहीं देखा आपने इसमें थोरियम? बोलोगे सर हम ही नहीं जानते क्या होता है। कहीं देखा आपने इसमें रेडियम? कहीं देखा आपने इसमें प्लूटोनियम? कहीं देखा आपने इसमें लुटेटियम? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो हाई, जिनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है, बात समझ में आए, उसको तो न्यूलैंड के जो अष्टक थे उसमें एंट्री ही नहीं मिली। मैं फिर से बता रहा हूं, न्यूलैंड का अष्टक अलग है और अष्टक नियम अलग है। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड है बेटा। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इस पर भी अपन बात कर लेंगे किसी डिफरेंट क्लास में। पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आता है आपका क्या, कि भैया अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो अलग कहानी है। उसको अष्टक का नियम कहते हैं, उसको अष्टक का नियम कहते हैं, और इसको अष्टक नियम कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यार ये भी तो अष्टक का नियम ही हुआ यार। क्या है, बड़ा कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत नहीं, सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। सुनो ध्यान से, यदि हम कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, यदि हम अष्टक के नियम की बात करेंगे तो वो ये कहता है कि भैया अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। न्यूलैंड का अष्टक ये कहता है कि इस 8वें नंबर का जो आपका तत्व होगा उसकी गुणधर्म या प्रॉपर्टीज जो होगी वो किसके जैसी होगी, पहले नंबर के आपके तत्व के जैसे होगी। बोलो यस सर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैं क्या कह रहा था इसमें क्या कह रहा था मैं कह रहा था भैया हल्के फुल्के तत्वों के लिए तो ले लिया, भारी भरकम तत्वों के बारे में तो कोई बात नहीं की गई। हम इसको कमी नहीं कह सकते क्योंकि 1865 में, बात समझ में आ रही है, जब दुनिया में कुछ ही जगह पर इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, वो भी बड़ी महंगी और बड़ी मेहनत के बाद, ऐसे समय पर एक्सपेरिमेंट करके इतने सारे तत्वों को इस तरीके से कनेक्ट करके एक रेशे में पिरोना बहुत बड़ी कहानी है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? इसलिए ये सीमाएं होंगी, कमी हम इसको नहीं कह सकते। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, मजेदार है कहानी। राइट, नोट कर लो। चलो इसको किया, इसको भी कर लो। चलो कर लिया। अब सुनो ध्यान से, इतना डीप में एग्जैक्ट अपन ने डिस्कस क्यों किया? पहली बात तो ये कि मैं चाहता हूं, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चाहता है, आप चाहते हैं कि भैया किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने को स्किप नहीं करना है। सवाल कहीं से भी आ सकता है, इसलिए लग के पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि यहां से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भैया न्यूलैंड अष्टक है तो वो सिर्फ सारेगामा पाधानीसा रट लेते हैं और फिर गोबर कर देते हैं। बात समझ में? तो ये नहीं करना है। अपने को पूरी जो जानकारी है वो कैसी रखनी है, दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से क्या करनी है, फिट करनी है। बात समझ में आ गई? चलो यस सर बोलो, मस्त वाली बात। ठीक, रटना नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को, जहां रटा वहां रायता फैलाया। केमिस्ट्री रटने के बारे में नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से समझने के बारे में। तो मैं क्या कह रहा हूं, जहां रटा वहां रायता फैलाया, वहां गोबर किया। इसलिए अपने को रटने की जरूरत नहीं है, अपने को हर कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से देखो। चलो देख लिया? पक्का जी? ठीक, और आगे चलते हैं। ये ठीक है? बोलो यस सर। कैल्शियम के बाद क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, वहां कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ट्रियम, इंडियम, चलती रहेगी कहानी। आर्सेनिक, सेलेनियम आपका, और वो ब्रोमीन, रुबिडियम एंड ऑल दैट चलती है। स्ट्रॉन्शियम हो गया, सीजियम हो गया, लैंथेनियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, उसके बाद के और भी तत्व होंगे। राइट, और चलते हैं यहां पर। तो भैया ये जो कहानी थी ना, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहां से आप आसानी से समझ सकते हो कि न्यूलैंड का अष्टक जो था वो बेसिकली क्या था। ये नहीं था, इन तत्वों को फिर हमने ऐसे अरेंज कर दिया, यही था आपके न्यूलैंड का अष्टक। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो सारी कहानी थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो हमने दो चीजों को कवर किया। हमने कहा भैया हमको डोबे-राइनर के ट्रिक आ गए, बोलो यस सर। हमने ये भी कहा कि न्यूलैंड का जो अष्टक वाला आवर्त सारणी बनाने का जो बेस था वो भी क्लियर हो गया। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले द्मित्री मेंडलीव के आवर्त सारणी और हेनरी मोसले जो होंगे उनकी आवर्त सारणी के बारे में, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें पाई जाती हैं 4 अलग अलग प्रकार की कॉलोनीज एसपीडीएफ के नाम से, और अधातु, धातु और उपधातु जैसे अलग अलग प्रकार के जो तत्व हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं।
बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। और ये कहानी आपको कहां पर मिलेगी? ये कहानी मिलेगी आपको आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। बात समझ में आ गई? जहां पर आपको किसी भी प्रकार की, क्या लिखा है, खरीदना ही नहीं, हाँ बिल्कुल सही सुना, जहां पर आपको कुछ खरीदना नहीं है, कोई पैसे नहीं देने, कोई फी नहीं देनी भैया, इवन एक ओटीपी तक नहीं आएगा। यहां तो आप एक छोटा मोटा गूगल पे जाके डाउट पूछते हो ना, तो पहले कहता है रजिस्ट्रेशन करवाओ। अरे काहे रजिस्ट्रेशन करवाओ? डाउट पूछने आए, रजिस्ट्रेशन करवाने थोड़ी आए। बात समझ में आ रही है? फिर करवाया, मोबाइल नंबर डाला, मेल डाला, 50 मैसेज आने लगते हैं, फिर फालतू का डिस्ट्रैक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे आपको क्लिक करना है, पढ़ाई करनी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फी नहीं, कुछ भी नहीं बुआ। बात समझ में आई? और कूपन कोड, ये एक नया नाटक चालू हुआ है। कूपन बेचिए, कोड लगाइए। अरे काहे लगवाइए कूपन, बेचिए और कोड लगाइए? पढ़ने से मतलब है, पढ़ाई कीजिए। चलो, और क्या कह रहा हूं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लॉगिन नहीं, कोई ओटीपी नहीं, कुछ नहीं। कहां से मिलेगा? वेबसाइट पर जाओगे तो भी ऐसा मिलेगा, यूट्यूब से तो आप वीडियो देख ही रहे होगे, और यदि आप किस पर जाते हो, ऐप पर जाते हो, तो भी मिलेगा। कैसा? हाई क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, आप ही बताना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, हर एक चीज को बढ़िया से पढ़ना है, तगड़ा पढ़ना है, शानदार पढ़ना है। क्या क्या मिलेगा भैया? सीबीएसई बोर्ड, दोनों मीडियम, हिंदी और अंग्रेजी। बात समझ में? साथ में है एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, कितनी सारी कहानी। अरे बाबा, सोचो कितनी मेहनत पूरा सिस्टम कर रहा है आप सब लोगों के बढ़िया रिजल्ट के लिए। इसलिए अपने को बढ़िया से पढ़ना है, और कोई भी यदि डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना है। बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम बात करने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी और हेनरी मोस्ली की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तब तक के लिए क्या करना है? बात समझ में आ गई? बढ़िया से पढ़ना है, डाउट्स कलेक्ट करने हैं, कमेंट बॉक्स में पूछना है, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।